हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घर पे बैठ के और अपना पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। तो जैसा कि बोर्ड पे लिखा है, आप पढ़ सकते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, बिल्कुल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। मैं इसका क्वेश्चन भी करके आपको बताऊंगा। और ये सीरीज है, इसमें मैं काफ़ी सारे चैप्टर्स की वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा आपको। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ कि वीडियो अच्छा लगेगा। और वीडियो के एंड में आपको जब आप अपने आप को एनालाइज करेंगे तो आपको अपने आप में कुछ सुधार मिलेगा, आपको काफ़ी बेहतरीन नॉलेज होगा इस चैप्टर का, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था रेशियो चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं उसको एक वीडियो में मैंने कवर किया था, लगभग 35 मिनट का वीडियो। तो आप उस वीडियो को पहले देख लें और अगर ज़रूरत हो आपको तो मैं उसका PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसमें सारे फॉर्मूले आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, या आप उसमें वीडियो में से ही लिख लेना जैसा भी हो। उसके लिए मैं आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एक कॉन्टिंग ट्यूटोरियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग ज्वाइन करें उसको और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को एंजॉय करें। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, कैश फ्लो मतलब कैश का आना या कैश का जाना। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट वह स्टेटमेंट है जो किसी विशेष टाइम में, किसी फिक्स टाइम में, कोई निश्चित सर्टेन टाइम दिया होगा, उसमें किसी उपकरण के कैश इनफ्लो या आउटफ्लो को बताता है। जैसे कोई कंपनी है, कंपनी का एग्जांपल लेके आप कर सकते हैं कि किसी कंपनी में पैसे का आना या पैसे का जाना, तो हम क्या कहते हैं? कैश इनफ्लो, सॉरी कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। अब इसका एक डेफिनेशन दिया हुआ है भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट एंड अकाउंटेंट के अनुसार, किसी दी हुई अवधि में कैश की आवश्यकताओं का निर्धारण एवं उनकी पर्याप्त व्यवस्था करने के उद्देश्य से विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत बनाई गई कैश के स्रोत एवं उनके प्रयोग से बनाया गया विवरण कैश फ्लो स्टेटमेंट है। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये बोलना चाहता है कि किसी भी उपकरण में किसी निश्चित टाइम में कैश के इनफ्लो या आउटफ्लो को जो बताता है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है थ्योरिटिकल में, वैसे ये प्रैक्टिकल है तो इसमें मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा फोकस प्रैक्टिकल पे करूं, लेकिन थ्योरी भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि प्रैक्टिकल। तो थ्योरी को भी हम समझते हैं। अब आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है एवं इनके महत्व या उद्देश्यों को लिखें। एग्जाम में आपको 4 या 5 नंबर में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे आपके इनफ्लो या आउटफ्लो को बताता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था वैसे लिख सकते हैं। और एक वैज्ञानिक या सॉरी, इसमें तो अकाउंटेंट वैज्ञानिक नहीं आएगा, तो इसमें आप ये दे सकते हैं कि कॉस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन के अनुसार जो दिया जाता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, उसका मैं PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा या उसका डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में हम समझ चुके हैं, उनके महत्व क्या है तो उनके बारे में समझते हैं। कैश के स्रोत एवं उपयोग, पहला देखिए, मैं आपको 4-5 लिखा देता हूँ महत्व में, उनके उद्देश्य या महत्व जो भी है। तो ये बताता है कैश के इनफ्लो या आउटफ्लो को बताता है। दूसरा में है ये दो बैलेंस के बीच कैश में कैसे है वो एक परिवर्तनों को दिखाता है। दो बैलेंस शीट के डेट में, जैसे देखिए मान लीजिए एक बैलेंस शीट की डेट 31 मार्च 2020 और एक है 31 मार्च 2021। तो इसमें दोनों के बीच में जो कैश में जो चेंज हुआ है उसको बताता है।
जैसे इसमें मान लीजिए कैश कितना है 50,000 है और इसमें हो जाता है 75,000, तो ये इस चेंज को दिखाता है। दो महत्व हो गया इनका, कैश क्रेडिट फ्लो या आउटफ्लो को बताता है, दूसरा दो बैलेंस शीट के बीच कैश में हुए परिवर्तनों को बताता है। तीसरा है लाभांश के भुगतान के संबंध में निर्णय लेने में सहायक। अब देख लीजिए, अगर जो भी कंपनी है उसमें क्या होता है, मीटिंग होता है, बोर्ड मीटिंग। तो बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। तो डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए उनके पास पर्याप्त कैश है या नहीं, ऐसा देखने को मिल सकता है कि जैसे बैलेंस शीट में प्रॉफिट काफी मात्रा में है लेकिन उनके पास डिविडेंड पे करने के लिए कैश नहीं होता है। तो ये हमें क्या बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कि जब डायरेक्टर्स डिविडेंड डिक्लेयर करता है तो उनके पास कैश है या नहीं उसके बारे में बताता है। 3 पॉइंट हो गया आपका, डिविडेंड डिसीजन लेने में मदद करता है। चौथा में है लिक्विडिटी की स्थिति को बेहतर बनाता है। अब आपके पास लिक्विडिटी कितना मात्रा में कैश है, कितना मात्रा में मतलब जो डेटर्स है कितने दिन में कैश में परिवर्तन हो जाते हैं, डेटर्स का कितने दिनों में कैश में परिवर्तन हो जाता है, मतलब डेटर्स से हमारा मतलब कितने दिन में कैश रिसीव हो जाता है, तो या हम क्रेडिटर्स को कितने दिन में पेमेंट कर देते हैं, तो इसके बारे में बताता है। यही हो गया, 4-5 आप लिख लीजिएगा बस काफी है। अब है आपको ये क्वेश्चन तो आप देखिए, कैश फ्लो क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, इनके उद्देश्य एवं महत्व को लिखिए। एक और इसमें मिल सकता है कि इनके मतलब बुराइयां क्या है, लिमिटेशंस क्या है, सीमाएं क्या है, तो आप इसको सीमाएं के भी लिख सकते हैं। देखिए इनके सीमाएं के बारे में एक बार बता देता हूँ। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, देखिए सीमाएं निकाल लीजिए। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, इनकी सीमाओं को लिखें। जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लिमिटेशंस। देखिए तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का आप सिंपली डेफिनेशन लिख दीजिएगा, उसके बाद इसकी सीमाएं क्या है। ये नॉन कैश आइटम को इफेक्ट नहीं करता, ये जो है नॉन कैश आइटम को इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता नॉन कैश आइटम पे। इसका है गैर कैश मदों को प्रदर्शित नहीं करता, जो कैश से संबंधित है, जो कैश से रिलेटेड है उसी को ये मतलब बताता है। गैर कैश जो कैश से संबंधित नहीं है उसको नहीं बताता। दूसरा में है अकाउंटिंग का जो सिद्धांत बुनियादी एक्रूअल। अकाउंटिंग किस पे बनाते हैं हम, एक्रूअल पे बनाते हैं। एक्रूअल पे, एक्रूअल मतलब क्या होता है, उपार्जन। एक्रूअल पे बनाते हैं हम अकाउंटिंग। जैसे मान लीजिए सैलरी है, सैलरी आपको दिया रहेगा 50,000, इसका प्रीपेड है, प्रीपेड। जैसे मैं इसका 2 ईयर का ले लेता हूँ, उसके साथ कंपैरिजन करके बताता हूँ। जैसे है 31 मार्च, आप ले लीजिए इसको 2019 ले लीजिए। 31 मार्च 19 है, यहाँ पे है 31 मार्च 20, ये है प्रीपेड। प्रीपेड सैलरी अगर दिया रहेगा आपको 20,000, ये जो हम बना रहे हैं वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ 19 में 2020। ये यहाँ से यहाँ तक का बना रहे हैं। इसमें सैलरी दिया रहेगा आपको 50,000, प्रीपेड सैलरी यहाँ पे दिया रहेगा 20,000 और यहाँ पे दिया रहेगा आपको मान लीजिए 25,000। और स्टैंडिंग सैलरी ये है 10,000, ये है 40,000। अब देखिए हम क्या करते हैं, जब सैलरी का कैलकुलेशन करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाने के लिए, तो इसको कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे। सैलरी है 50,000 इस साल का दिया हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे कि सर ये क्या है, हमने पेमेंट करा है, कैश पे इस साल क्या करा है, 50,000 का पेड करा है, ठीक है। तो हम ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या करते हैं कि सिंपली 50,000 को जो है वो उठा के दे देते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। आपको अभी बताऊंगा कि तीन पार्ट होते हैं इसके।
तो उसमें क्या करते हैं हम, सैलरी जो है 50,000 सिंपली कैश फ्लो स्टेटमेंट में यही जाता है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाएगा P&L में, देखिए हम यहाँ पे लिख देंगे सैलरी एक्रूअल बेसिस पे जाता है, मतलब सैलरी हमने पे करा 50,000 का, इसमें हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्योंकि ऐसा एक्सपेंस में भी हो सकता है, मैं सैलरी का एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो इस साल के अंत में, जिस साल का हम बना रहे हैं, इस साल के अंत में जो बच जाता है हमारे पास, जैसे इस साल के अंत में कितना है 40,000, ये ऐड कर देंगे, इसी में से लेस हो जाता है आउटस्टैंडिंग सैलरी। अगर पिछले साल का मतलब आउटस्टैंडिंग वाला था तो वो माइनस हो जाता है आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये कौन सा है, बिगिनिंग, ये आपको 10,000 माइनस हो जाता है, ठीक है, ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाता है। उसके बाद आप प्रीपेड सैलरी का भी कर सकते हैं, तो ऐसे ही होता है, जैसे प्रीपेड सैलरी पिछले साल का जो है मतलब 31 मार्च 2019 का जो है ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि पिछले साल जो हमने दिया था साल के एंड में, तो इस साल के लिए दिया था, तो वो ऐड हो जाता है, जैसे ऐड प्रीपेड सैलरी, ये बिगिनिंग वाला, ये ऐड हो जाएगा 20,000, इसी तरह माइनस हो जाता है प्रीपेड सैलरी, ये एंड वाला जो भी एंड में बच जाता है उसको माइनस कर देते हैं 25,000। देखिए इस तरह से हमारा निकलता है सैलरी। हम प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सा देंगे अमाउंट, ये जो आएगा कैलकुलेशन करके, ये वाला अमाउंट हम क्या करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं, जबकि यही कैश फ्लो स्टेटमेंट सिंपली हमें 50,000 कैश पेमेंट किया हमने, तो यहाँ पे दिखाना था, तो यही होता है दोनों पर। तो यही बताता है कि इसका जो मेन एक्रूवल, जैसे अकाउंटिंग का जो मेन होता है एक्रूवल, ये इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या इसको कुछ नहीं करता है, तो इसमें इसको कोई कैलकुलेशन में नहीं लेता है, सिर्फ ये पेमेंट या रिसीव को, मतलब कैश जो पेमेंट करते हैं या कैश रिसीव करते हैं उसी को दर्शाता है, और आइटम को छोड़ देता है, ऐसे ही एक्रूवल बेसिस को खत्म कर देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से दो हो गया हमारा, कौन कौन सा, एक ये गैर कैश मदों को मतलब प्रदर्शित नहीं करता है, दूसरा है अकाउंटिंग का बुनियादी सिद्धांत उपार्जन सिद्धांत को नजरअंदाज कर देता है, यही आपको मैंने बताया था अभी, इसको ये छोड़ देता है। और उसके बाद है तीसरा में केवल कैश इनफ्लो या आउटफ्लो को ही बताता है, वही इसी का पॉइंट है वो कि कैश इनफ्लो या आउटफ्लो को ही बताता है, मतलब 50,000 को ही बताता है, ये नहीं बताता है, ठीक है। इसी तरह हमारा ये भी हो गया। अब मैं बताता हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है और उसके क्लासिफिकेशन करके बताता हूँ, ये कितने पार्ट्स होते हैं इसके। क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए ये तीन होते हैं, पहला होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरा होता है इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तीसरा क्या होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। अब देखिए तीन टाइप्स होते हैं इनके, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल। ये आपको ऐसे कुछ याद करना पड़ेगा। अब देखिए ऑपरेटिंग में क्या आता है, जो इनके प्रिंसिपल रिसोर्सेज हैं, कोई भी बिजनेस जिसका प्रिंसिपल रिसोर्स, जिसका मेन काम, कोई भी बिजनेस जिसका मेन काम हो वो ऑपरेटिंग में आता है। जैसे जो ऑर्डिनरी वर्क होता है वो इसमें आता है, जैसे कैश सेल, कैश परचेज। देखिए किसी भी बिजनेस का काम क्या होता है, सेल या परचेज करना, तो ये सब जो ऑर्डिनरी वर्क है वो इसमें आता है।
collection from debtors paid to payment to creditors, wages paid, salary paid, कमीशन रिसीव और भी सारे हो सकते हैं ऐसे जो भी ऑर्डिनरी वर्क हो, जो भी प्रिंसिपल वर्क हो, वो सारे इसमें आते हैं। ठीक है, अब इन्वेस्टिंग में क्या आता है कि कैश इनफ्लो या आउटफ्लो, इसमें मैं लिखा देता हूँ, कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो फ्रॉम, विजिबल है, कैश इनफ्लो या आउटफ्लो फ्रॉम एक्विजिशन या डिस्पोजल ऑफ, कैश इनफ्लो या आउटफ्लो ऑफ एक्विजिशन या डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा, अदर देन शॉर्ट टर्म। देखिए इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा, इसको मैं बाद में लिखवा दूंगा आपको, फाइनेंशियल वाला। देखिए इसमें क्या है, कैश इनफ्लो या आउटफ्लो, मतलब कैश का आना या कैश का जाना किससे, तो किसी संपत्ति को खरीदते हैं, जैसे फिक्स्ड एसेट्स है, किसी फिक्स्ड एसेट को या तो खरीदते हैं या उसको बेचते हैं, या किसी इन्वेस्टमेंट को खरीदते हैं या उसको बेचते हैं, तो इसमें आता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट में ये कंडीशन है कि शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए, शॉर्ट टर्म होगा तो वो उसमें आएगा ऑपरेटिंग वाले में। तो ये हो गया, इसका मैं कुछ एग्जांपल देकर बताता हूँ। देखिए अच्छा समझ लीजिए, तीनों ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल इसी पे है। और एक खास बात इसमें क्या होता है, अगर आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो इसमें आपको आंसर खुद ही पता चल जाता है। आपको मैं आपको बताऊंगा क्योंकि आंसर आपका खुद ही पता चल जाता है ये कि कितना आंसर होगा, हमने सही बनाया या गलत बनाया, तो उसका टेस्ट हो जाता है। तो ये चैप्टर बहुत अच्छा है, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। देखिए इन्वेस्टिंग में क्या है, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम एक्विजिशन या डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट अदर देन शॉर्ट टर्म। ठीक है, आगे एग्जांपल में सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ऐसे ही लिख लीजिए, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ऐसे ही फिर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अदर देन शॉर्ट टर्म वाला होगा, इसी के बाद परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसके बाद है डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, देखिए अगर इन्वेस्टमेंट हम कहीं करते हैं, किसी कंपनी के शेयर में कर देते हैं, तो उससे जो हमें डिविडेंड मिलता है वो क्या है, ये आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इंटरेस्ट भी अगर हम कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे जो रिसीव होगा वो आएगा इन्वेस्टिंग में। इसके लिए कुछ कंडीशन है, आपको कभी कभी कंफ्यूजन हो उसके लिए मैं बताऊंगा अभी। अब देखिए ये हो गया, अब हमारा है फाइनेंशियल एक्टिविटी वाला। वीडियो को रोक कर आप लिख सकते हैं, आप लिख लीजिए, बार बार लिखिए, अगर एक बार ना समझ में आए, वैसे कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी समझ में आ जाए, फिर भी अगर थोड़ा भी दिक्कत है तो दोबारा देख लीजिए वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स चाहिए तो नोट्स आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, वीडियो पे कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और देखिए तीसरा हम क्या है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज। फाइनेंशियल एक्टिविटी में क्या होता है, चेंज इन ओनर्स कैपिटल या बोरोइंग्स, अगर चेंज ये ओनर्स कैपिटल में इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस दोनों आ सकता है।
इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर दोनों। अब चेंज इन ऑनर्स कैपिटल क्या होता है कि अगर आप शेयर इशू करते हैं या शेयर चाहे वो इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो, दोनों अगर आप इशू करते हैं तो उसमें अगर चेंज होता है तो इसमें आता है फाइनेंशियल में। अगर कोई बोरोइंग चेंज होता है तो जैसे पिछले साल का अंत में क्या था कि हमारा 10 लाख का बोरोइंग था, जैसे डिवेंचर 10 लाख का था, इस साल क्या हो गया 12 लाख का या हो गया या 8 लाख का हो गया, तो वो हमारे फाइनेंशियल एक्टिविटीज को अफेक्ट करता है। इसके मैं कुछ एग्जांपल भी बता देता हूँ आपको। इश्यू ऑफ कैपिटल में दोनों आ जाएगा, इक्विटी शेयर एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर। रिडम्पशन, अगर प्रेफरेंस शेयर को हम पेमेंट करते हैं तो उसका रिडम्पशन आता है ना, और अगर हम इक्विटी शेयर का करते हैं तो बायबैक आता है। मैं एक ही साथ दोनों को लिख देता हूँ, रिडम्पशन या बायबैक ऑफ शेयर्स। अगर इक्विटी शेयर होगा तो उसका नाम क्या आएगा, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर। अगर प्रेफरेंस शेयर होगा तो उसका नाम आएगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो आप इसको समझ सकते हैं। दूसरा है इश्यू ऑफ डिवेंचर। इसकी का लिख लीजिए रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, यही सब है। आगे और भी अच्छे तरीके से समझेंगे इसको। तो ये आगे आपका तीनों पार्ट हम समझ चुके हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटीज, ये तीनों इसमें आ जाता है। अब आगे क्या हम पढ़ेंगे, लेकिन आगे बहुत कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, कुछ ऐसे आइटम्स जिसमें काफी कंफ्यूजन होता है, तो वो वाला हम पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। देखिए इसका नाम लिखेंगे आप ऐसे, पॉइंट्स टू बी नोटेड। ये एग्जाम में आ जाता है, थोड़ा दिक्कत करता है स्टूडेंट को, तो उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। एक है फाइनेंशियल कंपनी, ध्यान दीजिएगा, फाइनेंशियल कंपनी। एक है अदर देन फाइनेंशियल। ये पहला क्या है, इंटरेस्ट रिसीव। देखिए आप खुद से सोच सकते हैं कि ये किस में जाएगा। जब तक मैं दूसरा आइटम लिखता हूँ तब तक आप कमेंट करके बताएं कि कौन से में जाएगा। फाइनेंशियल कंपनी के लिए इंटरेस्ट रिसीव है, इंटरेस्ट रिसीव फाइनेंशियल कंपनी के लिए किस में जाएगा और अदर देन फाइनेंशियल कंपनी के लिए किस में जाएगा। तो ये आप कमेंट करके बताएं, तब तक मैं दूसरा पॉइंट लिखता हूँ। सोचिए इसके बारे में। दूसरा है डिविडेंड रिसीव। दोनों के लिए इसका भी आप तब तक कमेंट कीजिए, मैं आगे लिखता हूँ। इंटरेस्ट पेड, चौथा डिविडेंड पेड। ये लिख दिया मैंने। अब देखिए इंटरेस्ट पेड, अगर फाइनेंशियल कंपनी है, फाइनेंशियल कंपनी वैसे होता क्या है, तो फाइनेंशियल कंपनी वो कंपनी है जिसका मेन काम होता है पैसों का लेना देना, इन्वेस्टमेंट करना। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फाइनेंशियल कंपनी मतलब बैंक का एग्जांपल सटीक बैठेगा इस पे। तो फाइनेंशियल कंपनी के लिए क्या होता है, उसका प्रिंसिपल वर्क क्या होता है, देखिए ऑर्डिनेट वर्क क्या होता है, लोगों से पैसे लेना, मतलब लोगों का पैसा अपने पास जमा करना। जैसे मैं क्या करता हूँ, बैंक में पैसे जमा कर देता हूँ,
तो उनका काम क्या है, बैंक का पैसे लोगों से लेकर जमा करना अपने पास, मतलब लोगों का पैसा जमा करना और उसको इन्वेस्टमेंट करना, जमा करके अपने पास रख लेते हैं। ये तो टोटल वेस्टेज ऑफ मनी हो गया, अपने पास रखे रखे पैसा मतलब इंक्रीज नहीं होगा, फिर इनको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है ना कि हम जैसे पैसे जमा करते हैं तो उसमें हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो वो क्या करते हैं बैंक कि अपना पैसा वो जो हमसे लेते हैं उसको कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इन्वेस्ट करते हैं तो उसका काम, बैंक का क्या हो गया, लोगों का पैसा लेकर उसको इन्वेस्ट करना या लोगों को लोन में दे देना। हमसे पैसा लेकर दूसरों को लोन दे देते हैं हायर रेट पे, या वो उस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं। इनका काम ही हुआ इन्वेस्ट करना। अब वो चाहे शेयर में करे या मतलब उसमें करे, डिवेंचर में, किसी कंपनी के शेयर में करे या डिवेंचर में, ठीक है। तो इंटरेस्ट रिसीव होता है। अगर हम जैसे इनका काम है इन्वेस्ट करना, अगर वो पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं तो वहां से इनको क्या मिलता है, रिसीव मिलता है। तो इनका ऑर्डिनरी वर्क है इन्वेस्टमेंट करना, तो इससे जो रिसीव होगा वो इनके लिए क्या आएगा, ऑपरेटिंग, ये आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, याद रखिएगा। अगर यही नॉर्मल कंपनी के लिए क्या होता है कि ये जो रिसीव होता है इंटरेस्ट, इनका चूंकि मैन काम नहीं होता है, इनका मैन काम होता है सेल करना, परचेज करना, वेजेस पे करना, तो ये सब इनका मैन काम है। ये अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये इनका मैन काम नहीं है। तो इसके लिए जो इंटरेस्ट रिसीव होता है, फिर भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे जो इनको रिसीव होता है वो इनके लिए आता है इन्वेस्टिंग में। कौन से एक्टिविटी में आता है, इन्वेस्टिंग। काफी कंफ्यूजिंग है, ध्यान रखिएगा। फाइनेंशियल कंपनी के लिए ऑपरेटिंग में आएगा और अदर देन फाइनेंशियल के लिए इन्वेस्टिंग में आएगा। इसी तरह डिविडेंड रिसीव्ड है। अब देखिए अभी मैं समझा चुका हूँ फाइनेंशियल कंपनी क्या होता है। फाइनेंशियल कंपनी का काम होता है इन्वेस्टमेंट करना। अगर वो शेयर में इन्वेस्ट करता है तो उनको क्या मिलता है, चूंकि डिवेंचर पे तो इंटरेस्ट मिलता है, तो इंटरेस्ट इसमें आ जाता है। लेकिन अगर शेयर में इन्वेस्ट करता है तो वो क्या आता है, उससे हमें शेयर पे डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड अगर इनका चूंकि मेन काम है इन्वेस्टमेंट करना, तो उस इन्वेस्टमेंट पे अगर डिविडेंड रिसीव होता है तो ये किस में आएगा, ये भी आएगा इनका ऑपरेटिंग में, ये आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यही अगर दूसरा कंपनी है अदर देन फाइनेंशियल कंपनी, तो जो डिविडेंड रिसीव होता है वो भी आएगा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग में। किसमें आएगा, इन्वेस्टिंग में। समझ गए, उम्मीद करता हूं समझ गए, अच्छी तरीके से समझ गए आप लोग। अब देखिए इंटरेस्ट है, देखिए यहाँ पे है इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड मतलब क्या, फाइनेंशियल कंपनी है, फाइनेंशियल कंपनी क्या करती है, हमसे पैसा लेती है, उसके बदले वो इंटरेस्ट भी तो पे करती है। तो उनका मेन काम क्या हो गया, पैसा लेकर लोगों को इंटरेस्ट पे करना। तो ये आएगा इनके लिए भी ऑपरेटिंग में ही आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही आएगा। यही अगर इंटरेस्ट पे करते हैं, कौन करते हैं, हम कोई अदर देन कंपनी, फाइनेंशियल कंपनी करते हैं, मतलब अदर देन फाइनेंशियल कंपनी, तो वो क्या करते हैं, उनका चूंकि मेन काम नहीं होता। अगर जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, जैसे रिलायंस का एग्जांपल ले लीजिए, उनको क्या होता है कि पैसे की जरूरत होती है, तो वो पैसे लेते हैं लोन के रूप में, तो उस पर अगर इंटरेस्ट पे करते हैं तो उनका क्या जाएगा, फाइनेंशियल हो जाएगा, फाइनेंशियल एक्टिविटी। डिविडेंड पे करते हैं, डिविडेंड कोई भी कंपनी करे, चाहे फाइनेंशियल करे या नॉन फाइनेंशियल करे, तो वो किसमें जाता है, हमेशा फाइनेंशियल में ही जाता है। अब आप पूछेंगे इसका रीजन क्या है, तो मैं बता देता हूँ। ये भी फाइनेंशियल में ही जाता है, दोनों के लिए। डिविडेंड अगर जैसे डिविडेंड किस पे पे किया जाता है कि हम शेयर इशू करते हैं तो डिविडेंड पे किया जाता है। कोई भी कंपनी जब शेयर इशू करती है तो उस पे वो डिविडेंड पे करती है। तो शेयर इशू करना, अगर पार्टनर्स शेयर इशू करना मतलब पार्टनर्स कैपिटल में, ऑनर्स फंड में चेंज होना, तो ऑनर्स फंड में अगर चेंज होता है तो फाइनेंशियल में जाता है हमेशा, दोनों। क्लियर? हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। देखिए इससे पहले आपने देखा होगा 25 से 30 मिनट का लगभग वीडियो है जो मैं बना चुका हूँ। उसके बाद टाइम नहीं होने के कारण मैं 5-6 दिन बीच में रुक गया। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में मैंने 25-30 मिनट आपको पहले ही वीडियो में बता दिया है, काफ़ी कुछ पढ़ा दिया है। मैं उसके आगे अब पढ़ाना चाहूँगा, लेकिन मैंने शायद पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, आप देख लीजिएगा। तो एक कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब कंपनी बनाती क्यों है, तो कंपनी ऐसे कोई अपने मन से नहीं बनाती है। कंपनी एक्ट 2013 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना ही पड़ता है। तो उसके कुछ एक्सेप्शन भी है, मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। जैसे ओबीसी है, स्मॉल कंपनी है और एक गवर्नमेंट कंपनी है, और ये एक दो कंपनी है जिसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कंपनी एक्ट 2013 में लिखा हुआ है कि अगर उनका मन है तो बना सकते हैं, लेकिन उनके लिए मैंडेटरी नहीं है। तो अब स्मॉल कंपनी होता क्या है, स्मॉल कंपनी देखिएगा
कंपनी एक्ट फॉर एंटरटेनमेंट का डिफिनेशन लिखा हुआ है कि स्मॉल कंपनी वो कंपनी होती है जो जिसका टर्नओवर अप टू 2 करोड़ होता है, मतलब 2 करोड़ तक टर्नओवर होता है और पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 50 लाख तक होता है, तो वो स्मॉल कंपनी के कैटेगरी में आती है। तो ये हमने यहाँ तक देख लिया। आप देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में 2 होते हैं, मैंने आपको बताया था, एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन समझने के बाद बिल्कुल भी आपको इजी लगेगा। तो पहले मैं डायरेक्ट मेथड स्टार्ट करता हूँ ताकि आप आसानी से समझिए। देखिए डायरेक्ट मेथड का जो मैं यहाँ पे उसका जो फॉर्मेट होता है वो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कैसे हम बनाते हैं। देखिए ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है ना, वो सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे ही लागू होता है ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला। ये जो इन्वेस्टिंग है और फाइनेंशियल है उसमें दोनों ही सेम होता है, चाहे वो कैश फ्लो मतलब डायरेक्ट मेथड से हो या इनडायरेक्ट मेथड से। इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल में कोई भी चेंज नहीं होता है, दोनों मेथड से दोनों सेम ही रहता है। सिर्फ प्रॉब्लम इसमें आता है कि ऑपरेटिंग में डायरेक्ट मेथड से अलग ट्रीटमेंट होता है, इनडायरेक्ट मेथड से अलग ट्रीटमेंट होता है। तो देखिए मैं डायरेक्ट मेथड का बना देता हूँ। देखिए इसमें मैं उसका फॉर्मेट बना देता हूँ। आज मैं काफी एग्जांपल्स भी कुछ आपको करवा दूंगा। देखिए डायरेक्ट मेथड का क्या होता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देखिए ये अमाउंट के लिए आप ऐसा तो बना लीजिए। इसमें होता है जैसे कैश सेल्स, आपको पहले ही बताया था मैं, कैश रिसीव फ्रॉम वेटर्स, इसका नाम यहाँ लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे। उसके बाद कोई ट्रेडिंग कमीशन होगा, कोई कमीशन अगर हम रिसीव करते हैं इसको भी कर देंगे यहाँ पे ऐड। फिर कोई रॉयल्टी रिसीव होगा, तो हम इसको भी ऐड कर देंगे। उसके बाद ये सारा ऐड है, एक जगह हम इसको ऐड करके यहाँ पे ले जाएंगे, फिर इसमें लेस कर देंगे कैश परचेज, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, अदर ऑपरेटिंग अगर कोई रहेगा तो यहाँ पे हम कर लेंगे उसको। फिर जो है यहाँ पे जितना भी आएगा वो आप यहाँ पे निकाल के यहाँ पे मैनेज कर दीजिएगा। ये हो जाएगा आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ये आ जाता है, इसमें से आपको लेस करना पड़ता है इनकम टैक्स। यहाँ से आप लेस कर देंगे इनकम टैक्स, तो ये हो जाएगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये चूंकि डायरेक्ट मेथड है। उसके बाद है अगर इनडायरेक्ट मेथड में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि डेटर्स में कितना चेंज होता है वो सब। तो यहाँ पे देखिए कॉमन सेंस है, अगर इनकम टैक्स यहाँ पे आप पे करते हैं तो मैनेज कर लीजिए। अगर आपको इनकम टैक्स रिफंड होता है इनकम टैक्स, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ये फॉर्मेट है। अब मैं आपको कुछ जैसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या सब आता है वो आपको बता देता हूँ। देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या सब आता है। देखिए
कैश इन हैंड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या सब आता है, कैश इन हैंड, ये आगे आपको काम आएगा, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये है सिक्योरिटी, इसमें आता है शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, उसके बाद आता है चेक्स एंड ड्राफ्ट्स, चेक एंड ड्राफ्ट्स ऑन हैंड, उसके बाद आता है करेंट इन्वेस्टमेंट। ये देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इतना आता है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, उसके बाद आता है चेक एंड ड्राफ्ट्स और करेंट इन्वेस्टमेंट, इतना आता है आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। अब मैं आपको एक एग्जांपल करवा देता हूँ, एक मेरे पास बुक भी है तो मैं आपको एक एग्जांपल करवा देता हूँ, आप इसका जवाब दीजिएगा। इसको निकाल दूँ, मैं निकाल देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए पहला है, मतलब ये बोल रहा है कि आपको पहचान करना है कि ये किस में जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा, या फाइनेंशियल एक्टिविटीज में जाएगा, या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मैं क्वेश्चन बोलते जाता हूँ, आप आंसर कमेंट में कीजिए। देखिए फर्स्ट है कैश सेल्स ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, कैश सेल्स ऑफ गुड्स इन ट्रेड, ट्रांजिट नहीं है ट्रेड है, तो बिजनेस में जो है वो कैश सेल करता है, तो कैश सेल किस में जाता है, मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग में जाता है, पहला ऑपरेटिंग में जाएगा। दूसरा है कैश सेल्स, ये कैश सेल्स ऑफ गुड्स इन ट्रेड था बिजनेस में, और कैश सेल्स है तो ये भी जाता है ऑपरेटिंग में ही जाता है कैश सेल्स। तीसरा में है, देखिए अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे मेरे मतलब वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको पीडीएफ इसका बना के दे दूंगा, तो आपको पढ़ने में इजी हो जाएगा। नहीं तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, मैं बोलते जाता हूँ आप लिखते जाइए। देखिए तीसरा में है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स किसमें आता है, ऑपरेटिंग में ही आता है। मैं तीनों का लिख देता हूँ, पहला हो गया ऑपरेटिंग, दूसरा इन्वेस्टिंग, तीसरा है फाइनेंसिंग। या फाइनेंशियल एक्टिविटीज। देखिए तीन तक मैंने कर लिया। चौथा देखिए परचेज ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग परचेज करता है, तो बिल्डिंग परचेज करना किस है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स किस में आता है, तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आता है। उनका तो आपने लिखा था पहले ही जब मैं लिखवाया था, तो ये किस में आ जाएगा, चौथा इन्वेस्टिंग में आ जाएगा, चौथा इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ, चौथा इन्वेस्टिंग। पांचवा है सेल ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग सेल करता है तो भी इसमें आता है परचेज या सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या क्या बोलते थे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वो जो होता है वो सारे इन्वेस्टिंग में आता है। मैं पांचवा में किस लिखूंगा, इन्वेस्टिंग में ही लिखूंगा, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं लगता मुझे। और सिक्स में देखिए, सिक्स में है डिविडेंड पे, डिविडेंड पे करता है, डिविडेंड पे करता है तो ये किससे रिलेटेड है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज से रिलेटेड है, तो फाइनेंस में जाएगा ये। फाइनेंशियल। सेवन में है देखिए इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे करता है। इंटरेस्ट डिवेंचर क्या है, हमारा फाइनेंशियल मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, इस पे जो इंटरेस्ट पे करेंगे तो वो भी आएगा फाइनेंशियल एक्टिविटी में। 8वां है कैश सेल्स ऑफ गुड्स इन ट्रेड, कैश सेल्स
देखिए 8 में क्या है, इनकम टैक्स पे। इनकम टैक्स पे, तो इनकम टैक्स पे किस में आता है? इनकम टैक्स पे ऑपरेटिंग में आता है। यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे बना के दिखाया था लास्ट में, इनकम टैक्स पे ऑपरेटिंग में आता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑपरेटिंग। नेक्स्ट है 9 नंबर में, कैश पे टू क्रेडिटर्स या सप्लायर ऑफ गुड्स। गुड्स का सप्लाई करता है, तो वो या तो क्रेडिटर्स को पे करता है या सप्लाई गुड्स को सप्लाई करता है, तो इसमें आता है ऑपरेटिंग में आता है। ऑपरेटिंग में लिख रहा हूँ। 10 में है कमीशन रिसीव। कमीशन रिसीव किस में आता है? तो आता है ऑपरेटिंग में। 10 का भी हो गया। 11 में है कैश पेमेंट ऑफ लोन, लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन जैसे डिवेंचर मान लीजिए, डिवेंचर का अगर हम रिडम्पशन करते हैं तो किस में आता है? तो फाइनेंशियल में आता है, इसका हो जाएगा फाइनेंशियल। इसके बाद है 11 में, सॉरी 10 में था कमीशन रिसीव, 11 का ही है फाइनेंशियल। उसके बाद 12 में है देखिए इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट रिसीव होता है, तो किसमें जाएगा? ये जाएगा हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। उसके बाद है 13 में कौन सा है? देखिए इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया हमारा, है ऑफिस एक्सपेंस। देखो ऑफिस एक्सपेंस किस में जाता है? ऑपरेटिंग में जाता है, ऑफिस एक्सपेंस। उसके बाद है फाइनेंस एक्सपेंस। तो फाइनेंस एक्सपेंस जैसे लोन वगैरह लेते हैं हम, तो उसमें हमें पे करना पड़ता है, तो वो भी किस में जाएगा? ये भी जाएगा फाइनेंशियल। 15 में है परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो वो किसी जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का हमने इन्वेस्टमेंट खरीदा, तो इन्वेस्टमेंट खरीदा तो हमारा लिए वो क्या है? इन्वेस्टमेंट खरीदा, या मान लीजिए किसी कंपनी के इक्विटी में मैंने पैसा लगाया, तो वो हमारा क्या है? इन्वेस्टमेंट है, तो वो किस में जाता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाता है। 16 में देखिए इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी। तो ये तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाता है, मार्केटेबल सिक्योरिटी यहाँ पे मैं लिखा हूँ, देख लीजिए। तो ये जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसके बाद है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बाय फाइनेंस कंपनी। फाइनेंस कंपनी क्या करता है? अपना इन्वेस्टमेंट बेचता है, तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय फाइनेंस कंपनी। तो ये फाइनेंस कंपनी है क्योंकि अपना इन्वेस्टमेंट बेचता है, उनका काम ही है इन्वेस्टमेंट करना और उनको बेचना, तो उनका काम ही है। तो उनके लिए क्या हो जाएगा? ये ऑपरेटिंग। उसके बाद 18 में है, 18 में क्या है? रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये किसमें जाता है? फाइनेंस, फाइनेंशियल एक्टिविटी। उसके बाद है 19 नंबर में देखिए कैश प्रोसीड्स रिसीव। प्रोसीड्स बोलते हैं रिसीव फ्रॉम इशूइंग शेयर एट प्रीमियम। प्रीमियम पर शेयर इशू करता है, उससे पैसा मिलता है। शेयर हम इशू करते हैं तो हमारा किसमें जाता है? तो ये जाता है फाइनेंस में। देखिए उसके बाद है बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस किसमें जाता है? कैश एंड कैश बैलेंस। यहाँ पे देख लीजिए बैंक बैलेंस, ठीक है। तो ये था, ये अगर जैसा आपको आता होगा तो आगे जो क्वेश्चन करेंगे वो आप मतलब उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो आप एक बार इसको 1-2 बार या तो लिख लीजिए, उसके बाद उसको 12 रिवीजन कीजिए, ठीक है। तो यही है इनका बेसिक, कौन किस में जाता है यही हमें करना है, इसका आंसर उसके बाद हम निकालेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आता था, आपको अच्छी तरीके से आप सीखे इसको। अब देखिए मैं इसको जाके आगे चलता हूँ दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का भी है, इसको भी निकाल देता हूँ। वन का भी लिखा है स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखिए बोला है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, बुक वैल्यू 15,000 नेट लॉस ऑफ 5,000। देखिए बोल रहा है कि मतलब 15,000 का जो फिक्स्ड एसेट है वो उसको कितने में बेचा? 10,000 में, 5,000 लॉस पे बेचा। मतलब ये नहीं लिखा हुआ है कि 10,000, ये बोल रहा है कि 5,000 के लॉस पर बेचा। अगर कोई एसेट मान लीजिए आपके पास 15,000 का है, आप उसको 10,000 में बेचते हैं, तो आपका कैश आपके पास कितना रिसीव होता है? तो कैश रिसीव होता है 10,000। देखिए मैं यहाँ पे लिख के समझाता हूँ। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, मैं लिख कर चेक करूँ वीडियो है। देखिए
सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जो है वो 15,000 का आपका उसका कॉस्ट है। कॉस्ट कितना है? 15,000। लेकिन आप बेचते कितना में है? 10,000। तो आपके पास कितना आता है? 10,000 आया। आपके पास कितना आया? 10,000। ये कौन सी एक्टिविटी में आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ठीक है। और देखिए 5,000 जो है, ये 5,000 का हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे? तो ये 5,000 आता है इनडायरेक्ट मेथड से हम जब बनाएंगे तो उसमें आपको ऐड करना पड़ता है एडजस्टमेंट। ये 5,000 का जो लॉस है वो आपको ऐड करना पड़ेगा क्या बोलते हैं उसको, एडजस्टमेंट में। तो हम उसको बाद में देखेंगे। अभी मैंने वो नहीं पढ़ाया आपको इनडायरेक्ट मेथड, तो अभी मैं इसको ही करूँगा। ये हमारे लिए 10,000 इनफ्लो हो जाएगा। दूसरा है डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड। देखिए फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करा, तो फाइनल डिविडेंड जो डिक्लेयर होता है सिर्फ डिक्लेयर करा, पे नहीं किया। पे अगर करता है तो वो नेक्स्ट ईयर में, तो इस साल हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा कैश फ्लो पे, तो वो किसी पे नहीं जाएगा, मतलब वो नो इफेक्ट हो जाएगा। अब है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब देखिए कैश और बैंक दोनों क्या आता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है। और कैश इसमें से जैसे मान लीजिए ये हमारे पास 50,000 था और ये हमारे पास 20,000 है बैंक में। हमारे पास कैश कितना था? 50,000 और हमारे पास बैंक में था 20,000। अब ये क्या बोलता है कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक कितना से, सॉरी अमाउंट नहीं दिया है, मैं एग्जांपल ये बता रहा हूँ 50,000 और 20,000। देखिए इसमें से क्या करता है, ये 10,000 माइनस कर देता है, मतलब कैश अपने पास से निकाल के बैंक में ऐड कर देता है 10,000। तो देखिए नेट इफेक्ट क्या पड़ा हमारा? ये हमारे पास, तो ये देखिए कैश कितना बच गया हमारे पास? 40,000 और ये हमारे पास कितना हो गया? 30,000 बैंक में। ये कैश हो गया और ये हो गया बैंक। अब देखिए नेट हमारे पास कितना है? 70 है। ये भी पहले ही कितना था? 70 था। कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इसका मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्या है? सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज फॉर कैश। अब मार्केटेबल सिक्योरिटीज खुद से क्या है? उसका डेफिनेशन में लिखा हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में मार्केटेबल सिक्योरिटीज आता है, लेकिन यहाँ पे भी होता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज को बेच दिया। भाई कैश को अगर बेचोगे तो कैश ही रह जाएगा ना, तो उसका भी कोई इफेक्ट नहीं। देखिए उसके बाद नेक्स्ट है पे 20,000 टू एक्वायर शेयर्स इन इन्फोसिस लिमिटेड। इन्फोसिस लिमिटेड का शेयर है इन्फोसिस लिमिटेड का जो शेयर है उसमें पैसा लगाया 20,000, मतलब पैसा 20,000 पेड करता है इन्फोसिस लिमिटेड के शेयर को खरीदने के लिए। तो ये आपका किस में आएगा? हम क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स परचेज करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है। वो किस में आता है? इन्वेस्टिंग में आएगा, इन्वेस्टिंग में। इसी तरह से हो गया, इसमें सही थे। अब देखिए मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देता हूँ, फुल फ्लेज क्वेश्चन सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। अभी पूरा मैं आपको बताया नहीं हूँ, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए एक मेरे पास क्वेश्चन है 2 का ए, इसमें लिखा हुआ है 2A क्वेश्चन नंबर। तो इसमें क्या है, क्या निकालना है हमें? देखिए कैलकुलेट कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ डीके लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बाय डायरेक्ट मेथड। देखिए मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप खुद यहाँ पे जाएगा, आप बता सकते हैं। जैसे कैश सेल्स है, कैश सेल्स दिया हुआ है कितना? 2,40,000। इसके बाद है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, मैं क्वेश्चन में लिखा देता हूँ इस पर। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, ये कितना है? 180। मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन लिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन उतार दिया है ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं वीडियो को रोक कर क्वेश्चन पहले उतार दिया हूँ। अब देखिए इसका आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, क्योंकि स्पेस कम है, फिर भी बना देता हूँ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। देखिए सबसे पहले कैश सेल्स है, कैश सेल्स कितने जाता है? कैश सेल्स ये जाता है 2,40,000, ऑपरेटिंग में जाता है 2,40,000।
ये हो गया हमारा कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। अब देखिए कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स किस में जाता है, देखिए मैं इसको नंबर वाइज कर देता हूँ, फिर वहाँ पे नंबर लेकर अमाउंट दे दूँगा। देखिए इसको 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, हमारा 10 से हो जाएगा उससे। इसको मैं दूँगा 7, 8, 9, 10 और इसको 11 और 12। देखिए पहला है कैश सेल्स, तो पहला ये हो गया कैश सेल्स 2,40,000। दूसरा है कैश सेल्स फ्रॉम डेटर्स 1,80,000 है, तो मैं इसको 2 देकर ये दे देता हूँ 1,80,000। उसके बाद तीसरा में ये जाएगा कैश परचेज। देखिए कैश परचेज हम कहाँ पे लिखते हैं, लेस। ये तीसरा है कैश परचेज कितना है, 1,00,000, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1,00,000, तो माइनस मारता है, मैं लिखता हूँ माइनस करके। चौथा है कैश पे टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को हम पे करते हैं, ये भी हमारा ऑपरेटिंग में ही जाता है। यहाँ पे मैं दे देता हूँ कितना है, 1,20,000, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1,20,000। उसके बाद सैलरी पेड, सैलरी कितना पे किया है, 48,000 है, तो यहाँ पे मैं 5 नंबर में तो 5 नंबर देकर यहाँ पे लिख देता हूँ 48,000। आप लिख लीजिएगा इसके सामने सैलरी पेड जो भी पेड है, वो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है आपके सामने और आंसर भी है। उसके बाद है कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड 6 में है, यहाँ पे आएगा वो पैसा हमारे पास आया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 40,000, ठीक है। अब रेंट पेड है 20,000 से, 7 नंबर में रेंट पेड है, रेंट पेड यहाँ पे माइनस होगा 20,000। उसके बाद है ऑफिस एक्सपेंस 16,000, ऑफिस एक्सपेंस अगर 16,000 है तो ये भी यहाँ पे आएगा 16,000 से। उसके बाद क्या है, रॉयल्टी रिसीव 1,00,000 से, रॉयल्टी हमारी इनकम है, तो पैसा हमारे पास आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 नंबर में, 6 नंबर में 9 में है रॉयल्टी रिसीव, तो है 1,00,000, यहाँ पे हो जाएगा 1,00,000। उसके बाद है इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड करते हैं तो क्या आता है, देखिए यहाँ पे अगर इन दोनों का कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। मैं क्या करूँगा, इसको सारे को ऐड कर दूंगा, इसमें से ये वाले को माइनस करके, यहाँ पर एक और आता है तो वो कर देता है, मतलब माइनस अलग पे करता, लेकिन मैं यहीं पे कर देता हूँ, आप इसको ऐड कीजिए 1,00,000, 2,20,000, 2,20,000, 3,30,000, 3 को 5,20,000 और 40,000, 60,000, 5,60,000। देखिए अगर ये कैलकुलेशन मतलब मिस्टेक हो, इसमें मैथमेटिकल मिस्टेक हो, तो आप उसको सही कर लीजिएगा। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है और बिना कैलकुलेटर का मुझे आदत नहीं है, ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा। इसमें से माइनस करेंगे क्या, 1,20,000, 2,20,000 हो गया, 2,20,000 और 20,000, 2,40,000 और 48,000, 2,88,000 और 16,000 कितना हो जाता है, 3,04,000 शायद। चलिए वो तो आप अपना कर लीजिएगा, सही है। देखिए दोनों का माइनस कर देंगे तो ये जो दोनों का डिफरेंस आएगा ये आ जाएगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में। उसमें हम क्या करेंगे, लेस इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का कौन सा नंबर है, 10, मैं यहाँ पे सिंपली 10 लिख दे रहा हूँ, आप इनकम टैक्स पेड लिख देना। ये देखिए 52,000, इसमें से क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि इनकम टैक्स हम पे करते हैं, हमारे पास से पैसा जाता है, कैश आउटफ्लो होता है। उसके बाद है इनकम टैक्स रिफंड। इनकम टैक्स रिफंड देखिए नया है ये, इनकम टैक्स अगर आप पेड करते हैं तो आपके लिए मतलब आउटफ्लो है, अगर आपके पास रिफंड आता है तो आपके लिए वो क्या है, इनफ्लो है। तो आप लिख दीजिएगा इसको इनफ्लो में, इनकम टैक्स रिफंड 8,000। उसके बाद जो भी आएगा, उसके बाद एक और भी है इंश्योरेंस क्लेम फॉर अर्थक्वेक। इंश्योरेंस क्लेम फ्रॉम होगा या फॉर होगा, फ्रॉम होगा अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के मतलब अर्थक्वेक से अर्थक्वेक हुआ था, उससे हमारा नुकसान हो गया, हमने उसका इंश्योरेंस लिया था, उससे हमें पैसा रिसीव हुआ, हमारे लिए कैश फ्लो है, मतलब इनफ्लो है। तो हम क्या करेंगे, वो इसको यहाँ पे देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इससे गलत है यार, बिफोर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यहाँ पे लिखेंगे बिफोर एक्स्ट्रा
ऑर्डिनरी एक्सपेंस जो होगा इसको माइनस करके यहाँ पे लिख देंगे, उसमें से फिर ऐड कर देंगे, उसमें मतलब ऐड कर दीजिए क्या, ये जो है 12 नंबर का, यहाँ पे कितना है 1 लाख, ये जो आएगा ये हमारा हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेट। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही तक रहने देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम नए मतलब इनडायरेक्ट मेथड के साथ स्टार्ट करेंगे। और हाँ, टैली का भी अगर आप मतलब फ्री हैं, थोड़ा भी टाइम मिलता है, तो मैं टैली का एक्सेल का शॉर्टकट की और भी बहुत सारे, जैसे एक जो अकाउंटेंट जो ऑफिशियल वर्क होता है उसका वीडियो मैं बनाते रहता हूँ। तो अपने ये चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।